हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, कम समय वर्का हुआ है और आपको 150 में से लगभग 140 करेक्ट आंसर देने हैं, तो आपको लास्ट तक जरूर वॉच करना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में हुई थी। और इसकी पुनर्गठन कब किया गया था? तो पुनर्गठन 1949 को पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, स्थापना 1911। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, कहां पर स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना आईसीएमआर का मुख्य उद्देश्य है। अगला है आपका, आईसीएमआर किस प्रकार के रोगों का अनुसंधान करता है? तो सभी प्रकार के, जैसे कि संक्रामक रोग, गैर संक्रामक एवं पोषण संबंधी समस्याएं। ठीक है, सभी को क्या करता है? अनुसंधान करता है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा संचालित एक प्रमुख परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोविन पोर्टल। अगला प्रश्न आपका, आईसीएमआर के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो आईसीएमआर के वर्तमान महानिर्देशक हैं डॉक्टर बहल। ठीक है, जो कि 7 अक्टूबर 2022 से अभी तक सेवाएं दे रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा कौन सा जर्नल प्रकाशित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर की स्थापना पहले किस नाम से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ठीक है, IRFA के नाम से 1911 में हुई थी स्थापना। ठीक है, और इसका नाम चेंज करके दोस्तों क्या कर दिया गया? आईसीएमआर 1949 में कर दिया गया, पुनर्गठित कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर मुख्य रूप से अपनी रिसर्च के लिए फंड कहां से प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार इसके लिए फंड देती है। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। साथ ही हम बताना चाहेंगे, यदि आप 2017 के पेपर चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। 2017 के पेपर चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना होगा? द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, फ्री मटेरियल में जाइएगा और वहां से 16 प्रश्न पत्र आपको 2017 के मिल जाएंगे, जो कि ऑफिशियल हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आईसीएमआर की अनुसंधान नीति में प्राथमिकता किसे दी जाती है? प्राथमिकता की बात की जा रही है, तो प्राथमिकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राथमिकता दी जाती है। आईसीएमआर ने किस महामारी से निपटने में प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे एड्स, स्वाइन फ्लू, कोविड-19, सभी बीमारियों से निपटने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है आईसीएमआर ने। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा कौन सा प्रमुख वैक्सीन विकसित की गई है? कौन सी वैक्सीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोवैक्सीन। ठीक है, आईसीएमआर ने कौन सी वैक्सीन? कोवैक्सीन क्या की थी? विकसित की थी। अगला है आपका, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान कैंसर अनुसंधान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NCDIR। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा संचालित कौन सा संस्थान पोषण पर अनुसंधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NIN, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा संचालित मलेरिया अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित है।
अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप इसकी पीडीएफ और आंसर की चाहते हैं 150 प्रश्नों की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको मिल जाएगी और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आईसीएमआर का कौन सा संस्थान तपेदिक यानी टीबी पर अनुसंधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NGILOMD। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर ने भारत में पहला जैविक डेटाबेस कौन सा लॉन्च किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिजेन। ठीक है, इंडिजेन नामक, ठीक है, लॉन्च किया था। अगला प्रश्न आपका, आईसीएमआर के अनुसार भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के लिए अनुशंसित डॉक्टर रोगी अनुपात क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, एक डॉक्टर और 5000 रोगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा जारी की गई डाइटरी गाइडलाइंस किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो डॉक्टरी गाइडलाइंस है वह किसके लिए जारी की गई थी? तो ऑप्शन सी, सभी भारतीय नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर ने भारत में कौन सा पहला कोविड-19 टेस्ट किट विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेलुडा। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति को प्राथमिकता देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, लैब आधारित अनुसंधान, सभी के लिए क्या करता है? प्राथमिकता देता है, सभी पद्धतियों के लिए। भारत में सबसे अधिक आईसीएमआर द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान किस क्षेत्र में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी प्रमुख बीमारियां, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा एनीमिया से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के तहत संचालित लेबोरेटरी नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INSACOG कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान एड्स यानी HIV अनुसंधान में कार्यरत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए नारी NARI। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर द्वारा संचालित रेडियोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो रेडियोलॉजी अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के तहत कौन सा संस्थान वायरल संक्रमण पर अनुसंधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है NIV। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर में कौन सा संस्थान ट्राइबल हेल्थ रिसर्च से जुड़ा हुआ है? बताइएगा, ट्राइबल हेल्थ रिसर्च से कौन सा संस्थान जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NIRTH। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर की अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है गतिविधियों का समन्वय। अब यहां से दोस्तों हम देखेंगे ICDS। ठीक है, ICDS योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, ICDS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों और माताओं का पोषण सुधारना। अगला प्रश्न है आपका, ICDS किस आयु के बच्चों के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ICDS है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत आते हैं? तो आंगनबाड़ी केंद्र दोस्तों किस योजना के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ICDS योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य कार्य है दोस्तों कुपोषण रोकथाम और बाल विकास। अगला प्रश्न है आपका, ICDS योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है?
तो ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपके लिए कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताना है 36 का आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न है आंगनबाड़ी केंद्रों में कितनी बार पूरक पोषण दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस का प्रमुख घटक क्या है। तो आईसीडीएस का प्रमुख घटक है दोस्तों पूरक, ठीक है, पूरक पोषण। अगला प्रश्न है आपका 39वां प्रश्न है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिम्मेदार है प्रशिक्षण देने के लिए। अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण किसे प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 0 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, मतलब जन्म से ही, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त, जैसे कि चिकित्सा जांच, पूरक पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी जानकारियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन आईसीडीएस के तहत सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी होते हैं। बुजुर्ग नहीं होते हैं, शिशु, छोटे बच्चे और माताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आते हैं आपके पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये याद जरूर हो जाएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस योजना के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ का कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करता है सीडीपीओ। अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका पूरक पोषण कार्यक्रम यानी एसएनपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन ए बच्चों की भूख और कुपोषण को कम करना। अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस योजना का मुख्य वित्त पोषण कौन करता है। तो दोस्तों आईसीडीएस योजना के लिए कौन संचालित करता है, कौन बजट पेश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें निवेश करती है। अगला प्रश्न है आपका पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो पोषण अभियान की शुरुआत दोस्तों 2018 में की गई थी। कब की गई थी? पोषण अभियान की शुरुआत दोस्तों 2018 में की गई थी और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस में कौन सा कार्यक्रम किशोरियों के विकास के लिए लागू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबला योजना। अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस के तहत दी जाने वाली सेवाओं की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है। जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, 51वां प्रश्न कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों हम यहाँ पर 150 टोटल प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हम नहीं रोकने वाले और आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किसके तहत मानदेय दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए मानदेय की बात राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार एवं पंचायत से भी दिया जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा मानदेय प्रदान किया जाता है। आईसीडीएस के तहत कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण उन्मूलन, ये सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की शारीरिक विकास का आंकलन
किससे किया जाता है? तो शारीरिक आंकलन दोस्तों विकास का किससे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वजन और ऊंचाई के मापन से। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस के तहत दिए जाने वाले पूरक की अवधि कितनी होती है? पूरक पोषण की अवधि यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 5 से 6 साल, मतलब 5 साल 6 महीने। ठीक है, क्योंकि 6 महीने से दिया जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसकी कितनी होती है अवधि? 5 साल 6 महीने। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना में आंगनबाड़ी सहायिका की क्या भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता करना। अगला प्रश्न है आपका, सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुपोषण को खत्म करना सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आईसीडीएस योजना का कार्यान्वयन किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी स्तर पर, जिला स्तर, ग्राम स्तर, राज्य स्तर, सभी पर यह योजनाएं चलाई जाती हैं। कौन सा मंत्रालय पोषण अभियान के तहत कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, पोषण अभियान के तहत कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किन सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ी होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, सभी से जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशुओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दस्त। ठीक है, दस्त सबसे अधिक पाया जाता है बच्चों में। ऑप्शन के कैंसर, रक्तचाप, हृदय रोग ये नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन में से देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन में सबसे अधिक क्या है? दस्त। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं में सबसे आम एनीमिया का प्रकार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगला प्रश्न है आपका, कुपोषण के कारण होने वाला सबसे आम रोग कौन सा है? तो कुपोषण की वजह से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटापा। ऑप्शन में से देख के बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में कुपोषण से बचाव के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर देख लेंगे 63 को एक बार फिर के देखेंगे, कुपोषण के कारण होने वाला सबसे आम रोग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में कुपोषण के बचाव के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषण अभियान चलाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो दोस्तों किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण होता है पोलियो। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशुओं में जन्म के समय का वजन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मां के पोषण से संबंधित रहता है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता का कारण क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, रिटेक्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेटस। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में रिकेटस रोग के लक्षण क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमजोर हड्डियां। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम कुपोषण रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि कुपोषण को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, स्तनपान के दौरान शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में रात में न दिखने की समस्या किसकी कमी से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से दोस्तों न दिखने की समस्या होती है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी की कमजोरी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी।
अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशुओं में जन्मजात विकृति का एक सामान्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोलिक एसिड की कमी इसका कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, स्तन कैंसर की पहचान के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोग्राफी। अगला आप देखेंगे प्रश्न। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अधिक मात्रा में कौन सा पोषण तत्व चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि प्रोटीन, फोलिक एसिड, आयरन, इस सभी की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। अगला प्रश्न देखेंगे हम, गर्भावस्था में मधुमेह किस समस्या से जुड़ा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर असंतुलन से जुड़ा होता है मधुमेह। नवजात शिशु के लिए पहला टीका कौन सा दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BCG का टीका दोस्तों सबसे पहले दिया जाता है। बच्चों में आम सर्दी बार बार होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमजोर इम्यूनिटी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कौन सा रोग बच्चों में मानसिक मंदता का कारण बन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथायराइडिज्म। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया, आयरन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो टेटनस की बात की जा रही है तो ये बैक्टीरिया से होता है। नवजात शिशुओं में सबसे आम संक्रमण कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोनिया। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PAP स्मीयर टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बच्चों में दस्त का सबसे आम कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण, साफ पानी की कमी, पोषण की कमी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को क्या कहते हैं? तो इसके लिए प्रीएलेक्मेसिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा रोग महिलाओं में सबसे अधिक मृत्यु दर का कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय रोग। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में खसरा, रुबेला यानी MR का टीका कब लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 महीने पर दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितना आयरन चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 mg चाहिए पर डे, ठीक है, मिलीग्राम। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर यानी IMR को कम करने के लिए कौन सी सरकारी कार्यक्रम चलाया गया? बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, जिसके तहत टीकाकरण को विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ पर दोस्तों हम कंप्यूटर से जुड़े हुए और प्रश्न देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। MS वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+N। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड में बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+V। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी शब्द को इटैलिक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+I को इटैलिक करने के लिए उपयोग करते हैं। MS वर्ड में फेंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+H प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से दोस्तों जरूर ही प्रश्न बनने वाले हैं क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि MS वर्ड यहाँ पर MS ऑफिस जरूर पूछने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या
शॉर्टकट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+N+T से टेबल इंसर्ट होती है। MS वर्ड में हेडर एंड फुटर किस टैब में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसर्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड में वर्ड काउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्दों और अक्षरों की संख्या गिनने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दस्तावेजों में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम, MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटर दबाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन बी, F7 का इस्तेमाल किया जाता है ग्रामर चेक करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS एक्सेल में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में SUM सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो संख्याओं को जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में ऑटोफिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा विश्लेषण के लिए दोस्तों इस टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। MS एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल संख्याओं की गिनती करने के लिए काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फिल्टर का दोस्तों उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेटा को छांटने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में फ्रेज पेनेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल शीर्ष पंक्ति स्थिर करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में कॉल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। MS एक्सेल में बुलेकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा खोजने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में MS एक्सेल में कॉन्डिनेशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा को विशिष्ट रंगों में स्वरूपित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड के बीच में प्रभाव जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न आपका, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? तो स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F5 प्रेस करना होता है। अगला प्रश्न है आपका, MS पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के प्रभाव जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, MS पावर पॉइंट में हेड आउट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का प्रिंट आउट है। अगला प्रश्न है आपका, MS आउटलुक का उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से प्रयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल भेजने के लिए MS आउटलुक
या प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका MS आउटलुक में BCC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त रूप से ईमेल भेजने के लिए। अगला प्रश्न है आपका MS आउटलुक में कैलेंडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटिंग और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका MS आउटलुक में फ्लैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महत्वपूर्ण ईमेल को चिन्हित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका MS आउटलुक में स्पैम फोल्डर का क्या उपयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनचाहे ईमेल संग्रहित करने के लिए स्पैम फोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम दोस्तों, क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिट। अगला प्रश्न है आपका WW का पूरा नाम क्या है? WW का पूरा नाम दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर में उपयोग होने वाली बाइनरी भाषा किन अंकों पर आधारित रहती है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 और 1 पर आधारित रहती है बाइनरी सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ये दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं और आउटपुट जैसे कि प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्क्रीन वगैरह ये सभी आउटपुट में आती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो हमने अभी बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट। तो मॉनिटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जिससे हम कमांड देते हैं कंप्यूटर के लिए, वो सभी इनपुट डिवाइस, और जिससे हम प्रतिक्रिया लेते हैं कंप्यूटर से, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? कॉमनली ऑपरेटिव मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों CPU के लिए कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे हम कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वायरस को हटाने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस, ऑप्शन सी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर में Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर में Ctrl+V का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में Ctrl+X का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों किसी भी
वर्ड को कट करने के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो अस्थायी मेमोरी दोस्तों ऑप्शन ए रैम अस्थायी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियां होती हैं? तो कंप्यूटर में दोस्तों कितनी पीढ़ियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में लैन का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों लैन का सही नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का पूरा नाम क्या है? तो WAN का पूरा नाम यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन था पहला। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो परमानेंट की मेमोरी की बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। अगला प्रश्न है आपका, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम दोस्तों ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपका, IP एड्रेस किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो IP एड्रेस दोस्तों कंप्यूटर को पहचानने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का दोस्तों पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और कमेंट में हम इसका सही आंसर पिन करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ALU का पूरा नाम क्या है और यह किसका भाग है? ये आपके लिए बताना है, कमेंट करके हम इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तेज की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी दोस्तों सबसे तेज मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है। कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ENIAC। अगला प्रश्न है दोस्तों और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर हम ही देंगे और आपके लिए जो प्रश्न पूछे हैं वो आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएंगे। कंप्यूटर वायरस के सबसे पहले कब विकसित किया गया था? तो कंप्यूटर वायरस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में सर्वप्रथम विकसित किया गया था। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर के पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 2017 के पेपर यदि आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी यदि आप PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।